बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए इस विशेष प्रोग्राम के अंदर में वेल बिगन हाफ डन जो एक 10 अप्रैल से लेके लगातार नॉन स्टॉप आप लोगों के बीच में धुआंधार बैटिंग करते हुए धुआंधार परफॉर्मर्स आपके बीच में आ रहे हैं। ये प्रोग्राम बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस संस्था के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरा नाम है दोस्तों मुकेश जोशी और आप सभी का वंस अगेन तहे दिल से स्वागत करते हुए हमारे सारे प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग माता सरस्वती की वंदना से करते हैं। मुझे एक क्षण खाली कुछ दीजिए, जस्ट अ मिनट। यस, शायद शायद आवाज ज्यादा आ रही होगी, अभी परफेक्ट होगा। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत। बीडीआई की प्रथा परंपरा संस्कार भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे सारे प्रोग्राम की शुरुआत माता सरस्वती की वंदना से होती है। सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना मैं गाऊंगा। हमारे साथ अग्रिम गुप्ता जी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, सो उनका भी स्वागत करता हूं तहे दिल से। मैं यहाँ पे माता सरस्वती की वंदना गाऊंगा। आप जिस भी ईश्वर में प्रभु में मानते हैं आप उनकी प्रार्थना मन में जरूर कीजिए, और जिनको भी माता की वंदना आती है मेरे साथ में जरूर दोहराइएगा। विद्या की देवी माता सरस्वती को याद करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10 अप्रैल से सबको एक बढ़िया सा एक मिशन मिला हुआ है। रोज सुबह में अर्ली मॉर्निंग में हम सभी लोग तैयार होके सेट होके हम लोग बैठ जाते हैं और बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस किए हुए दोस्त लोग हमारे साथ में रहते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ जो है डायनेमिक पर्सनालिटी, अ वेरी पावरफुल पर्सनालिटी अग्रिम गुप्ता जी है। और अग्रिम गुप्ता जी यूपी के बरेली से बिलोंग करते हैं। और बरेली से अग्रिम गुप्ता जी फिनेंशियल फील्ड के अंदर में काम करते करते पहले वो शेयर ब्रोकर थे, वो आपको बताएंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन में। वहां से सफर करते करते वो इंश्योरेंस एडवाइजर करके आए। जनरली क्या होता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर सफर उल्टा होता है। इंश्योरेंस एडवाइजर धीरे धीरे काम करते 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 वो एसआईपी म्यूचुअल फंड बेचने लगता है। ये ऑलरेडी शेयर एंड स्टॉक में वर्क करते करते म्यूचुअल फंड बेच रहे थे, वहां से फिर शिफ्ट करके वो इंश्योरेंस एडवाइजर बने। मैं नहीं कहूंगा कि वो काम छोड़ दिया, अंडर वन रूफ सारा काम करना जरूरी है। अगर आप एक अच्छे लेवल के ऊपर में पहुंचते हो तो आपके कस्टमर को हर प्रकार की सर्विस की जरूरत पड़ती है। सो अग्रिम गुप्ता जी उसके बाद में उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने एमडीआरटी करना शुरू किया, सीओटी करना शुरू किया। आज लगभग उनकी ओवरऑल इनकम जो है वो अगर देखा जाए तो नियरली 70 लैक्स 80 लैक्स के आसपास उनकी एनुअल इनकम है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर में उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अहमियत को समझा, मतलब इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है इसकी अहमियत को समझा और उन्होंने काम करना शुरू किया। सो आज बहुत ही धमाकेदार सेशन दोस्तों रहने वाला है। बहुत ही धमाकेदार आइडियाज एंड बहुत ही धमाकेदार चीजें आपको मिलने वाली है। तो मेरा अग्रिम जी की तरफ से मतलब जो फेवरेट सब्जेक्ट रहता है वो अग्रिम जी जेंजी लोगों के लिए जो बातें करते हैं, राइट। तो आज आपको जेंजी के साथ क्या बात करना, राइट, उनकी सोच कैसे बदलना कि मैं म्यूचुअल फंड में मानता हूं, मैं एसआईपी में मानता हूं, मैं खाली टर्म प्लान लूंगा,
ये सोच किस तरह से अग्रिम जी जो है बदलते हैं जेंजी के दिमाग में से, वो आज के दिन के अंदर में आपको जरूर सुनने मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर सुनने मिलेगी। सो नाउ ओवर टू हमारे अग्रिम गुप्ता जी, बरेली से, यूपी से। और आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग प्रांत से लोग आपके बीच में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग आए, गुजरात के लोग आए, वेस्ट बंगाल के लोग आपके बीच के अंदर में आए। अनगिनत स्टेट से आप लोगों के बीच में यहाँ पर लोग उपस्थित हो रहे हैं। मतलब स्टेट का, इंडिया का किसी भी कोना, राइट, अभी त्रिपुरा से हमारे सामू सरकार आए, किसी भी कोने में जाओ, अगर आप में काम करने का हौसला है तो आप अच्छा काम करके दिखाते हो। ये सिद्ध कर रहा है इन सब लोगों के परफॉर्मेंस। सो जोरदार गुब्बारे छोड़िए, तालियां छोड़िए, और जो है हमारे अग्रिम गुप्ता जी का स्वागत कीजिए। और यस, आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं अग्रिम गुप्ता जी का, शानदार ऑफिस उन्होंने बनाया है बरेली के अंदर में। ऐसा लगता नहीं है कि वो बरेली में बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो बोस्टन में या तो न्यूयॉर्क में, किसी इंडिया के भी प्रांत में नहीं, किसी वर्ल्ड के किसी बढ़िया से प्रांत में बैठे हैं, ऐसा नजर आता है यहाँ पर। सो वंस अगेन आपका स्वागत है अग्रिम भैया। सर जय माता दी। जय माता दी। मैं पहले तो आभारी हूँ उन सारे लोगों का जिन्होंने इतनी सुबह उठ के ज्वाइन किया, और जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ अगले 52 मिनट उनकी लाइफ को एक अलग दिशा दे देंगे, उनके काम करने को तरीके को बदल देंगे। जी। और जो भी मैंने सीखा है आज तक अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, और स्पेशली मुकेश जोशी सर से, उसका कुछ कंक्लूजन आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या हमारा विजन होना चाहिए, और आज जहां पर भी मैं हूं वो कैसे आया, ये तीनों चीजें हम कवर करेंगे। तो सर मेरी वॉइस क्लियर है? 100% एकदम। ठीक है। आज एक्चुअली यहाँ बारिश हो रही है, तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से बार बार वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा मुझे लगा, तो मैंने एक अलग से वेबकैम यूज किया है जिससे शायद वॉइस का इशू हो। राइट। ठीक है सर। अभी मतलब 2004 में मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। दिसंबर 2004 से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ही जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, करते करते मैंने अपना काम शुरू किया था। और मैंने इस उस समय हम लोग फ्रेंचाइजी बोलते थे स्टॉक मार्केट की, वो लिया था। अब उसको हम लोग ऑथोराइज्ड पर्सन बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तब से लेके आज तक मैं बीएससी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एक लंबे ये 2 डिकेट्स जो मैंने पार किए और इसमें जो सीखा, वो ये सीखा कि ये इंडस्ट्री जितनी बड़ी है उतना मैं सोच नहीं पा रहा था, या उतना मैं अज्यूम नहीं कर पाता था यहाँ बैठ के। बट धीरे धीरे मुझको ऐसा रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मैं लोगों को उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। तो मैंने स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड की तरफ अपने को कन्वर्ट किया। म्यूचुअल फंड में एक अच्छा बड़ा एयू में एक बड़ा क्लाइंट बुक है, एक अच्छा पहचान है। फिर कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के पिलर्स की बात करते हैं तो इंश्योरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो मिस हो रहा था। मेरे एक दोस्त हैं सुबोध शर्मा जी, उन्होंने एक बार मेरे को बोला कि आप एक बेसिक कोर्स होता है वो ज्वाइन करिए, अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, अदरवाइज उसकी फीस मैं पे करूंगा। वो उनके कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने बेसिक कोर्स किया मुकेश जोशी सर का। काफी सारी चीजें ऐसी समझ में आई जिसने हमारे दिमाग को, जितने भी लोग वहां पे थे, खोल दिया। आप देखिए ना, एक एक ही जगह पे काफी सारे लोग बैठे थे। कुछ लोगों ने सीखा, कुछ ने नहीं सीखा, कुछ ने उस चीज को सुन के भूल गए। बट मैंने वो चीजें कई सारी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, और जिसका रिजल्ट अभी मैं आपको धीरे धीरे सब पता लगेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे थी कि जो स्टॉक मार्केट में हम लोग डेली 15-20% ऊपर नीचे अप डाउन और रिटर्न की बात करते थे, उस एडवाइजर को साल का 15-20% का जब प्रोडक्ट बेचना पड़ता है तो कन्फ्लिक्ट सबसे पहले अपने मन में होता है कि मैं ये कैसे सेल कर पाऊंगा, इसमें तो रिटर्न बहुत कम है। फिर वहां पर आने के बाद इंश्योरेंस की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना, जहां पे साल का सीएजीआर,
अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो 7, 7.5, और CAGR तो 6, 6.5 का परसेंट के रिटर्न पे अपने आप को कन्फ्लिक्शन इतना मेरे माइंड में प्रॉब्लम था कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, हो पाएगा। बेसिक कोर्स किया, उसके बाद एडवांस कोर्स किया, कमिटमेंट कोर्स किया, और बहुत सारे चैंपियन कोर्स। तो वहां से जो सीखा, सीखते सीखते उसको अप्लाई किया, अपनी लाइफ में लाया, और आज उसका रिजल्ट ये है कि जो काम मुझे दुनिया का सबसे कठिन काम लगता था, वो मेरे को एक तरीके का अब खेल लगता है। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है बड़े से बड़े क्लाइंट से डील करने में, बड़े से बड़े ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। जो भी आपका टफेस्ट क्वेश्चन हो, आप लिख सकते हैं, उसका आंसर देने की कला मैंने यहाँ से सीखी। और उसी का रिजल्ट है कि जिसको जैसे स्टॉक ब्रोकर होता है, आपको बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर दिखाई देते थे 2000 से पहले। सन 2004 के बाद उसमें डाउनफॉल आने लगा, चार्जेस कम होते चले गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो ब्रोकर्स की इनकम काफी नीचे आ गई। और इनकम फ्लक्चुएट करती है, मार्केट अप तो इनकम अप, मार्केट डाउन तो इनकम डाउन। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता था कि ऐसे स्टेबिलिटी कैसे आएगी मेरी लाइफ में। तो मैं म्यूचुअल फंड में आया, कंसिस्टेंसी बनी। इंश्योरेंस में आने के बाद स्टेबिलिटी बनी। अब आज जो मैं स्ट्रांग फील करता हूँ, वैसे ही मेरे क्लाइंट, उनको भी फाइनेंशियली हम स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक पूरा एक माइंड सेट बनाया, और उस माइंड सेट पे काम करना शुरू किया। मैं भी कुछ फिगर्स की बात करूंगा, कुछ आंकड़ों की बात करूंगा। 2004 में सेंसेक्स होता था 4000 के आसपास, आज है 80,000 के आसपास, 20 टाइम्स की ग्रोथ किया वहां से। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एवरेज CAGR 17, 18% है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इस काम की बदौलत लगभग दुनिया के हर बड़ी कंट्री मैंने विजिट की हुई है। अभी अगर रीसेंट ट्रिप्स की बात करूं, तो मैं US में था, उससे पहले जापान गया था, उससे अभी मैं रिसेंटली न्यूजीलैंड होके आया हूँ। और मतलब कई सारे इवेंट्स बड़े बड़े मैंने अटेंड किए हैं, और उन टॉप एडवाइजर्स को सुना है, सीखा है, उनसे मिला हूँ, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के एडवाइजर हैं। तो जब उनके बीच में हम रहते हैं, तो हमको एक अलग ऑरा मिलता है, हमको कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आपकी संगत डिसाइड करती है कि आपका करियर किधर जाने वाला है। अगर आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 5 ऐसे लोगों में रहिए जो हर समय परेशानी की बातें करते हो, या जो बायोलॉजिकल परेशान हो, या फाइनेंशियली क्राइसिस में हो, आपके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। आप भी फाइनेंशियली क्राइसिस के दौर में आ सकते हैं। आप 5 ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो, छठे आप होंगे। आप 5 ऐसे लोगों के बीच में रहिए, सरदारों के बीच में रहो 5, छठा पंजाबी बोलने वाला आप हो जाओगे। आप 5 ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो मुकदमे हो जिनके ऊपर, बीइंग अ लॉयर मैं ये आपको बता सकता हूं, तो छठा मुकदमा आपके ऊपर होगा। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी। संगत को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 सक्सेसफुल एडवाइजर्स के टच में रहिए, अपने मेंटर को किसी सक्सेसफुल एडवाइजर को बनाइए। आपको इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने से रोकना इम्पॉसिबल है। आज मेरे जो दोस्त हैं, जो इस प्रोफेशन में टॉप पर बैठे हैं, एडमंड हिलेरी ने बोला था एक बार कि दुनिया का सबसे अच्छा व्यू माउंट एवरेस्ट की चोटी से दिखता है। तो मैं एक बार सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार चोटी तक पहुंच के तो देखिए। MDRT तो केवल एक स्टेप है, अगला स्टेप COT आएगा, उसका अगला स्टेप TOT, अब तो इवन TOT प्लस आ गया। एक बार जब हम पीक पे पहुंचते हैं, तो वहां से नजारा ज्यादा खूबसूरत दिखता है। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्लाइंट टाइम नहीं दे रहा है, लोग फोन नहीं उठाते हैं, कई बार चेक आने के बाद वापस हो जाता है। तो क्या ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं आती है? क्या हम लोग वो ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं करते? आती है। लेकिन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की ताकत जो अंदर से आती है, वो इन कोर्सेज से, वो इन ट्रेनिंग से आई है। वो ट्रेनिंग अगर मैंने नहीं की होती, एक बार बहुत पहले की बात है, मैं कहीं पर था किसी इवेंट में, तो वहां पर अनिल कपूर आए हुए थे। अनिल कपूर अपना फिल्म एक्टर, तो उन्होंने बोला था, ट्रेन हार्ड फाइट इजी। जितना ज्यादा आप आज पसीना बहा लेंगे, उतना ज्यादा आपका युद्ध के मैदान में खून कम बहेगा। और ये पुरानी कहावत मैं कई बार ब्रूसली की भी सुन चुका हूँ।
उन्होंने बोला है कि मुझे आपके उस एक स्टेप से डर नहीं लगता, जो उन 10,000 स्टेप से डर नहीं लगता जो आपने एक बार प्रैक्टिस किए, मुझे आपके उस एक स्टेप से डर लगता है जो आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखिए सेना के अंदर एक चीज अपने जवानों को सिखाई जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके फौजी क्लाइंट होंगे, और मेरे पास तो बहुत ज्यादा है। वो अक्सर एक बात बोलते हैं, भले ही आपके अंदर टैलेंट ना हो, लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो भी आप करते करते आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो भी आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे फौजी होते हैं जो शुरू में डिसिप्लिन नहीं होते हैं, लेकिन उनसे लगातार वही काम करवाया जाता है, करवाया जाता है, करते रहने पर हो जाता है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो इस काम को रेगुलर कर पाते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ, 3 विटामिन की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अपने क्लाइंट्स को भी मैं अपनी स्पीच में ये बात बोलता हूँ। मेरी स्क्रिप्ट्स हैं, ट्रेडिशनल प्लान, यूनिट लिंक प्लान, टर्म प्लान, या बड़े समय शोध की पुस्तक, उन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं, और सारी मल्टीपल टाइम्स रटी हुई हैं। आप रात को 1 बजे मुझे उठाओ, मैं वही बात बोलूंगा जो मैं दिन में बोल रहा था। क्या उस लेवल की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं? मैं बोलता हूँ क्लाइंट को, 3 विटामिन आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होता है हमारा विटामिन ए, दूसरा विटामिन हो गया सी, और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है ए। अब इसको मैं डिस्क्राइब इस तरीके से करता हूं, ये बात पॉलिसी कन्वर्जन के टाइम पे बहुत काम आती है, कि अगर मुझे आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है, तो जैसे विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को और बोन्स को मजबूत करता है, उसी तरीके से फाइनेंस की लैंग्वेज में हम लोग उसे डिसिप्लिन बोलते हैं। तो विटामिन डी इक्वल टू डिसिप्लिन। फिर हम बात करेंगे अगर विटामिन सी की, तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को देता है। विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है, ये फार्मा बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग जानते होंगे। उसको हम लोग रिलेट करते हैं कंसिस्टेंसी से। अगर आप एडवाइजर हैं तो आपके लिए ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी कितना जरूरी है। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन हम लोग बोलते हैं वो है विटामिन ए। ये दूर रखता है हमको बहुत सारी चीजों से, और हमारे विजन को क्लियर करता है। आइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए, ये हमारे विजन को क्लियर करता है। उसी तरीके से हम रिलेट करते हैं एडवाइजर को ए से, जो हमारे विजन को क्लियर करता है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट के पास बोलता हूँ, क्लाइंट एडवाइजर सिलेक्शन के भी क्राइटेरिया होने चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा एडवाइजर है, तो भले ही वो आपको मुकेश अंबानी ना बना पाए, लेकिन वो आपको अनिल अंबानी नहीं बनने देगा। ये बात हो सकता है कहीं पे लाइटली नोट पे मैं कह देता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं कि वाई शुड समवन चूज यू। मैं भी बोलता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई शुड समवन चूज मी। मेरे में ऐसा क्या है कि क्लाइंट मेरे से पॉलिसी ले, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, या मुझसे इन्वेस्टमेंट कराए? उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक अकेला आंसर होता है हमेशा। वो होता है कि मैं आपको अल्फा जनरेट करके दूंगा। अल्फा जनरेट करना एक आर्ट है, एक कैलकुलेशन है, एक एल्गोरिदम है। ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके काम में आएंगे, और वो कैसे जनरेट किया जाता है, ये सारी चीजें भी हम लोग धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो अब जो सरकमस्टांसेस वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, अब जो माहौल चल रहा है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 10 सालों में दुबई होके आए हैं? अब मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूँ जो पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, मैं भी मल्टीपल टाइम्स गया हूँ। कितनी बार मन में अरमान होते थे कि एक प्रॉपर्टी दुबई में भी खरीद ली जाए तो कैसा रहे। तो क्या आज आप दुबई जाना चाहेंगे? आज आप दुबई में शिफ्ट होना चाहेंगे? आपको मालूम है, जियो पॉलिटिक्स आप लोग पढ़ते हैं, पूरे दुनिया में मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा यूएसए के बेस हैं। एक जगह है अल उदैद, जहां पर यूएस आर्मी का सबसे बड़ा बेस था, जहां पर जो उनके सबसे बड़े करियर प्लेन्स थे, जो सबसे बड़े जेट फाइटर्स थे, और जो आर्मी नेशंस का सबसे बड़ा डिपो था, वो था अल उदैद। ईरान ने 2 बार मिसाइल गिराई वहां पर। दुबई जिसको सबसे सेफ माना जाता था, वहां पर 2 बार मिसाइल गिराई। हमारे देश पे क्यों नहीं आई?
आज वो सारे इंडियंस 12-12 लाख रुपए का टिकट लेके वापस आए थे, और अभी भी बहुत सारे वहां पर। मेरे भी एक दोस्त ने मेरे को बताया, इतना ज्यादा टाइट सर्विलांस है, आप कोई नेगेटिव शेयर कर नहीं सकते, आप वहां की न्यूज नहीं बता सकते, सब कुछ दबा दिया गया। तो एक ऐसा जो चार्म था, सारा खत्म हुआ। उन एनआरआईज को समझ में आया कि एक पैर मेरा देश में होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उन एनआरआईज को समझ में आ गया कि इस देश में मेरा पैर होना कितना इंपॉर्टेंट है जहां पे मैंने जन्म लिया था, तो ये बात हमको समझ में नहीं आई कि उन लोगों का इंश्योरेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के बाहर नौकरी करते हैं। जब वहां पर मिसाइलें गिर रही थी, मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो एनआरआई थे मेरे को कॉल करते थे कि इंश्योरेंस पॉलिसी अब कैसे होगी। और यकीन मानिए 22 में से 17 कंपनीज ने मना कर दिया था, किसी भी एनआरआई की पॉलिसी नहीं होगी, इवन कुछ ने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो जो मौका है, मैं हर साल एक थीम लेके चलता हूँ। मेरा अपना एक तरीका है काम करने का। मैंने एक बार थीम बनाई यूलिप को लेके, शानदार मैंने काम किया। एक साल में 200 पॉलिसीज, एवरेज टिकट साइज 1.25 लाख रुपए। बड़े भी टिकट काफी आते हैं, बट ये लास्ट ईयर का। उससे पिछली बार हमने थीम बनाई गारंटेड प्लान्स की। वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे बड़ा काम उसमें हो सकता है। अब इस साल की मेरी थीम है प्रोटेक्शन की। और वो प्रोटेक्शन जो हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हम उस देश के अंदर रहते हैं। मैं आपको ना इस देश की कुछ खूबसूरती बताऊंगा। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, एक मेरे मित्र हैं अमित शर्मा जी। अक्सर मैं उनसे कई बार कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर देता हूं, लेकिन एक अच्छे एडवाइजर हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, मेरी जरूरत के टाइम पे खड़े रहे हैं अक्सर। तो ऐसे लोगों को जो दिल में होता है हम बोल देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैं बोल देता हूँ कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये दिक्कत है, या पॉलिटिकल लेवल पे जो ऊपर के पॉलिटिशियंस है वहाँ ये दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूं मैं आपको। ये एक मतलब आंसू आ जाते हैं जब मैं ये सारी बात पढ़ता हूँ या बोलता हूँ। 15 मई 1999, बताता हूँ। 15 मई 1999 कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था। क्या आप लोगों को याद है? मेरी जनरेशन के लोगों को याद है, क्योंकि हम लोगों की एज कम थी। और उस एज में जो भी मेमोरीज होती है ना, वो याद हो जाती है लाइफ टाइम। आज मैं जो देखता हूँ सुनता हूँ वो याद नहीं रह पाता है, लेकिन मेरा बेटा आज जो देखता है सुनता है उसको याद रहता है। तो युद्ध कहाँ से शुरू हुआ कारगिल का? अगर किसी को याद है तो मैं फिर से रिवाइंड कराता हूँ। हमारे एक कैप्टन थे सौरभ कालिया, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जाट रेजिमेंट का वो कैप्टन 5 लोगों के साथ बजरंग पोस्ट पे पकड़ लिया गया था। वहां पर देवर आउटलाइंड बाय, कैप्चर्ड बाय पाकिस्तानीज एंड आउटगन। बट वहां पर हुआ क्या कि उनको घेर लिया गया, आखिरी गोली तक वो लोग लड़े। और जब उनको मारा गया है तो एक बोरी के अंदर उनकी लाशें वापस भेजी है, एक छोटे छोटे थैलियों में आई थी। उनकी आंखों में सूजे घोंसे गए थे, उनके शरीर में सिगरेटे से जलाया गया था। जिनको भी याद हो, तो कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। बहुत सारे अफसर, बहुत सारे फौजी उसमें मारे भी गए। हमारे देश के पास उस समय ऐसे हथियार नहीं थे, हमारे देश के पास उस समय फौजियों पे वो गर्म कपड़े नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो युद्ध बड़ी मुश्किल से जीते गए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये आपके काम से भी रिलेटेड है। ये आपको भी एक महसूस कराएगा कि आपकी जिम्मेदारी इस देश के लिए क्या बनती है। और आज 2.5 दशक के बाद हमारे पास वो हथियार है, हमारे पास वो फौज है, वर्ल्ड की बेस्ट फौज है। आज उन देशों को पता लग गया, मिडिल ईस्ट को, कि दूसरे की तलवार पे युद्ध नहीं लड़े जाते हैं। हमारे देश में जिस तरीके का एक सिक्योरिटी का सिस्टम बनाया गया, बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई। मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, जो चीज नहीं है वो भी आपको बताऊंगा। और वो कैसे आएगी ये आपको पता होना चाहिए, आपकी क्या जिम्मेदारी है। आपको मालूम है 144 करोड़ लोग जो इस देश की पॉपुलेशन है, जब युद्ध होता है वहां पे 18 लाख सैनिक युद्ध नहीं लड़ते हैं। यहाँ पर 140 करोड़ लोग भी उस युद्ध में शामिल होते हैं। वो कैसे होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो जब
कैप्टन सौरभ कालिया का इवेंट हुआ, पहली वीर गति हुई, कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। तो मई 1999 के बाद का वो इवेंट बहुत सारे लोगों को याद है। हमारी फौजें उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी आज है। हमारे पास वो सर्विलांस कैपेसिटी नहीं थी जो आज है। लेकिन अब सिस्टम चेंज हुआ। हमारे देश का रक्षा बजट जीडीपी का केवल 1.9% है आज की डेट में भी। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि रक्षा बजट कितना जीडीपी का, कई देशों का वहां पे 18 से 20% है। हमारे देश का सिर्फ 2% से भी कम है। उसके बावजूद अभी ये बढ़ाया जा सकता है। जितना ज्यादा ये बढ़ाया जाएगा उतना हमारी फौजें मजबूत होंगी। और आपको मालूम है ये कैसे बढ़ता है? हमारी और आपकी इनकम से बढ़ता है। जितनी स्टेबल हमारी इनकम होगी, जितनी स्ट्रांग हमारी इनकम होगी, जितना ज्यादा हम टैक्स पे करेंगे, उतना ज्यादा हमारे देश की फौज मजबूत होगी। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि अगर मैं आपको फाइनेंशियली स्टेबल कर रहा हूँ तो ये पैसा आपके देश के काम आ रहा है। और यकीन मानिए ये युद्ध अभी जो चल रहा है ये खत्म नहीं होगा, ये चलेगा। और देश होंगे हमारे, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। हमारे देश को हमेशा मजबूत आर्मी की जरूरत है। तो उस आर्मी को मजबूत करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, और हमको काम करने के लिए हम इकोसिस्टम का पार्ट है। हमको मजबूत होना पड़ेगा। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर अपने क्लाइंट को मजबूत बनाता है, उसको अमीर बनाता है, जिससे वो खुद भी पैसा कमाता है, खुद भी अच्छा टैक्स पे करता है। और जब सारे लोग मिलके ये बनाएंगे तो ये रक्षा बजट कुछ परसेंट बढ़ जाएगा। और आज एक बात और बता दूं मैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से जब मिलने जाते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री को पता होता है कि इनके पास एक ऐसा जहाज है जिसको बोलते हैं हम लोग आईएनएस अरिहंत, जो न्यूक्लियर जहाज है हमारा। उनको मालूम है कि समुद्र के किसी कोने में इनके पास आईएनएस अरिहंत खड़ा हुआ है। किसी की मजाल नहीं है उस समय कि हमारे देश को झटके में ले ले या कहीं पे कोई हमारा नुकसान कर दे। ये कितने लोगों को हमको पता है ये सारी बातें? उसका फ्यूल कहाँ से आता है, उसका कैसे इस सारा सिस्टम मैनेज किया जाता है, हम ही आप लोगों के पैसे से किया जाता है। अब देश के लिए करना है, अपने लिए करना है। अगर आप इस प्रोफेशन में आए हैं, यकीन मानिए ऊपर वाले की आपके पर कृपा रही है तो आप आए हैं। और आपकी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके जाऊं। और अगर मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ी मजबूत होंगी। तो ये सारा कुछ एक इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब आप आए इस प्रोफेशन में, अच्छा काम नहीं कर पाए, दूसरा काम करने लगे, वो अच्छे से नहीं कर पाए, तीसरा करने लगे, वो भी अच्छे से नहीं कर पाए। देश को टैक्स देने की नौबत ही नहीं आई। जब आप टैक्स नहीं दोगे तो कैसे बॉर्डर पे सिपाही मजबूत होगा? ये कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ, ये मैं अपने क्लाइंट से भी बोलता हूँ कि यहाँ सिर्फ मैं अपने लिए और आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं इस देश के लिए आया हूँ। और मैं अक्सर बोलता हूँ अगर दम है तो हम दिखा देंगे इस दुनिया को कि ये देश और हम कितनी ताकत है हम लोगों में। तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर उस विजन के साथ भी काम कर सकता है। क्या कभी सोचा आप लोगों ने कि ऐसे भी काम किया जाता है? लेकिन हमको पता होना चाहिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबकी देशभक्ति जाग गई थी। अब क्या है, दूसरे देश पे हमला हो रहा है, दूसरे देशों में 15 देश बर्बाद हो गए। क्या हम पे फर्क नहीं पड़ा? क्या हम पे फ्यूल क्राइसिस का इफेक्ट आया? नहीं आया, लेकिन आएगा। नहीं आया तो आएगा। उन सारे क्राइसिस से निपटना है तो आपको फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा। मैं अपने क्लाइंट से बोलता हूँ, फिर से रिलेट कर रहा हूँ वही वाली बात कि एडवाइजर सिलेक्शन के 3 क्राइटेरिया होने चाहिए। आपका एडवाइजर आपसे उम्र में छोटा होना चाहिए। आपका बायोलॉजिकल एज के हिसाब से आपके एडवाइजर की डेथ बाद में होगी। आपका एडवाइजर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। गरीब एडवाइजर हमेशा आपकी वेल्थ पे नजर रखेगा, पनपने नहीं देगा आपको। आपका एडवाइजर एक वेल रिनोन्ड फैमिली से होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाओ, अपने आप को स्टेब्लिश करो। आप पैसा कमाओगे, आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिएंगे, आप अच्छी जिंदगी जियोगे, आपसे जुड़े हुए सारे लोग अच्छा महसूस करेंगे। आज मेरे पास 2-3 गाड़ियां हैं, मैंने एक अभी नया घर बनाया है, एक नया ऑफिस बनाया है, 2-3 प्रॉपर्टीज और बनाई हैं। जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ मेरी लाइफ स्टेबल हुई है। और उस स्टेबिलिटी की वजह से मुझको मालूम है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं प्रॉपर्टी अगर लेता हूँ तो मैं ईएमआई पे करने की ताकत रखता हूँ। लेकिन इससे पहले के प्रोफेशन में या जो भी मैं काम करता हूँ या कोई भी बिजनेस हो इस दुनिया का, वह अप एंड डाउन होता रहता है। ये एक अकेला ऐसा प्रोफेशन है जहाँ 17.5% का CAGR लगभग 22 कंपनियों का है।
तो अगर वो कंपनियां 17% की ग्रोथ से बढ़ रही हैं और अगर हम 17-18% की ग्रोथ से नहीं बढ़ रहे हैं, या तो हमारी ट्रेनिंग में कमी है, या हमारी कैलकुलेशंस में कमी है, या हमारे पास अच्छा मेंटर नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे को फोन करते हैं, बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जिनका मेरे से कोई वास्ता नहीं। अभी मेरे एक मित्र हैं, हो सकता है यहाँ भी हो, आंध्र प्रदेश से उनका फोन आया, किसी का मेरे पास केरल से एक दिन फोन आया, मथुरा से फोन आया। उनके क्लाइंट से जब बात करने में उनको प्रॉब्लम होती तो वो मेरी हेल्प लेते हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनको समझा पाता हूँ, मेरी वजह से उनका कुछ कन्वर्जन हो पाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक मीटिंग में जा पाऊँ, या तो आजकल डिजिटली कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं, तो हमको ग्रेस मिलता है। मैं लोगों से बोलता हूँ, आप किसी की लाइफ में वैल्यू तो ऐड करो। आपको चाहिए कि क्लाइंट आपको पॉलिसी दे, आपको चाहिए कि लोग आपको पैसा दे, लोग आपको अमीर बनाए। आपने सोचा कि आपने दूसरों के जीवन में क्या किया? आज से लगभग 15 साल से एक रिलेटिव के एक्सीडेंट होने पर मैंने पहली बार ब्लड दिया था। उस दिन मैंने ब्लड बैंक में लोगों की स्थिति देखी, काफी सारे लोगों को रोते हुए देखा था जिनको ब्लड नहीं मिल पा रहा था। उस दिन मल्टीपल एक्सीडेंट के केसेस उस हॉस्पिटल में ट्रीट हो रहे थे। तब से लेके आज तक, अभी 5-6 दिन पहले तक मैंने 43 बार ब्लड डोनेट किया। वो ब्लड जो मेरे काम में ही नहीं आना था, वो हर 3 महीने बाद खत्म हो जाना था, अगर वो किसी दूसरे के काम में आ जाएगा तो मेरा उसमें क्या चला जाएगा? वही सारी चीजें ग्रेस जो लौट के आपको आता है। लास्ट ईयर मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, मैंने मुकेश जोशी सर को पूरा इवेंट बताया था। मैं इतनी बड़ी परेशानी में आ गया था कि एक हॉस्पिटल, एक बड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल जिसने मुझे ऐसा घेरा था सब तरफ से कि वहां से मुझे जान बचा के निकलना मुश्किल पड़ गया उनकी। और तब मेरे पास 24 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी थी मुझे पापा के लिए। तो वो 24 लोग अपने आप आए, दूसरे दूसरे शहरों से आए, अपना पैसा खर्च, अपना समय खर्च करके आए, ब्लड दिया और चले गए। ये रिलेशंस थे। ये वो था जो मैं पिछले कुछ सालों से दूसरों की मदद कर रहा था। आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे लिए लोग खड़े थे। लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिए, लोगों ने मुझे अपने नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड दे दिए। इतने सारे लोग मुझे फाइनेंशियली मदद करने के लिए खड़े थे, क्योंकि उनका हेल्थ इंश्योरेंस केवल 10 लाख का था। आपको कई बार बोला जाता है एडिकेट हेल्थ इंश्योरेंस, एडिकेट लाइफ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो तब मुझे समझ में आया। मुझे आता था, लेकिन उस दिन पता लगा कि काश ये पॉलिसी 50 लाख के लिए होती। उस हॉस्पिटल में लगभग मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट मैं पे करके आया, और अभी भी ट्रीटमेंट काफी महंगा है। वो एक थोड़ा सा रेयर डिसीज है, 50 लाख रुपए से ऊपर का ज्यादा बिल वहां पे दिया। अब आप सोचो, पैसा लोग उसी को देते हैं जिससे वापस मिलने की उम्मीद होती है। मैं अक्सर यही बोलता हूं, तो मुझे लोग देने को तैयार हो गए थे, लेकिन क्या अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका भाई आपको पैसा देगा? तो आपको, मुझको, मेरी कम्युनिटी को मजबूत होना पड़ेगा। मैं अक्सर बोलता हूं, हमने सीखा है ट्रेनिंग में, जब कोई वकील को आता वकील साहब बोला जाता है, डॉक्टर को डॉक्टर साहब आए बोला जाता है, सीए को सीए साहब आए बोला जाता है, लेकिन एक एलआईसी एजेंट को बोला जाता है एलआईसी एजेंट आया। तो उस आया और आए के डिफरेंस को खत्म करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। मेरे से तो कोई ऐसा क्लाइंट नहीं बोल सकता। हमको तो यहाँ पे जबरदस्त रिस्पेक्ट मिलती है, रेफरेंस मिलते हैं। मैं, एक हमारे रमे दमानी साहब हैं कलकत्ता के, वो अक्सर ये बोलते हैं कि हमारी मीटिंग क्लाइंट के बोर्ड रूम में शुरू होती है और खत्म क्लाइंट के बेडरूम में होती है। मतलब इतने अच्छे रिलेशन होते हैं कि लोग अपने घर के अंदर तक हमको ले जाते हैं। आप बड़े से बड़े बिल्डर हो, आप बड़े से बड़े ज्वेलर हो, आप बड़े से बड़े कपड़े के व्यापारी हो, कोई आपके अपने घर के अंदर क्यों लेके जाएगा? कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो मेरे पैर छूते हैं क्योंकि मैं उनके पापा का एडवाइजर हूँ। वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आज तुम डॉक्टर बने तो इनकी वजह से बने। काफी सारे, तब लगता है कि मैं इस प्रोफेशन में आया, एक नोबल वर्क है। हम लोग कहते हैं नोबल वर्क है, लेकिन मालूम है नोबल वर्क का मतलब क्या होता है? ये होता है नोबल वर्क जब एक परिवार आपका आभारी हो, और आपको उस लायक बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले एडवाइजर कम्युनिटी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको खुद पैसे वाला बनना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरा एक पोस्टर काफी वायरल हुआ था। मेरे एक्चुअली सोशल मीडिया पे भी काफी अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है। जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि पैसे वाला बनना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसे वाला बने रहना है तो पैसा बचाना पड़ेगा। तो पैसा अगर मैंने बचाया नहीं होता
तो शायद मैं अपने पापा को नहीं बचा पाता। और पैसा बचाया था तो मैंने, क्योंकि पैसा कमाया था। तो ये इतना अच्छा प्रोफेशन है कि जिसके अंदर आप बड़े से बड़े क्लाइंट पे जा सकते हैं, छोटे से छोटे क्लाइंट पे जा सकते हैं, और जहां पर अलग अलग लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है कि बड़े क्लाइंट के लिए बड़ा लाइसेंस, छोटे क्लाइंट के लिए छोटा लाइसेंस। इस साल की थीम है मेरी प्रोटेक्शन की। और प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस मैं इन देशों के युद्ध से समझाता हूँ। प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस मैं समझाता हूँ कुछ रीसेंट एग्जांपल से। एक स्क्रिप्ट है मेरी। अब आप सोचो कि वहां पर फिर हम करोड़ 2 करोड़ का इंश्योरेंस सम एश्योर्ड की बात ही नहीं करते हैं। वहां हम बात करते हैं एक बड़े ओवरव्यू की, स्टेट प्लानिंग की, स्टेट ट्रांसफर की। अभी मेरे क्लाइंट से 100 CR के इंश्योरेंस की बात चल रही है और लगभग वो फाइनल स्टेज में है। अगर मैं इस प्रोफेशन में नहीं होता तो क्या मैं उस फैमिली को 100 करोड़ कभी दे पाता? वो जिंदगी भर आभारी रहेंगे। ये भी गारंटी नहीं है कि वो 100 करोड़ का क्लेम कितने दिन में आ जाए। और जैसे जैसे हम लोग काम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ क्लेम्स बढ़ रहे हैं। और आप जब बड़ा काम करते हैं तो कंपनी में ऊपर लेवल पे रिकॉग्नाइज होते हैं। मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ, जिस कंपनी में, तो मैं हर कंपनी के CEO तक से बात कर लेता हूँ। बीच में एक कंपनी के MD को मैंने फोन किया, आधे घंटे में मेरे क्लाइंट का क्लेम पास हुआ, जो इम्पॉसिबल था क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज थी उस केस में। तो ऐसे केसेस में अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारा ऑरा और मजबूत होता है, हम और स्ट्रांग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि मेरे को म्यूचुअल फंड का काम शुरू करना है। क्लाइंट बोलता है SIP कर दो, उसमें से एंट्री और एग्जिट बहुत आसान है। इंश्योरेंस पॉलिसी में हम बंध जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले अभी आपको बोला था, सेना में सिखाया जाता है अनुशासन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ये 5 साल 10 साल का लॉक इन मत देखिए। तो सबसे पहले तो एक अच्छा सम एश्योर्ड, एक अच्छी पॉलिसी अपने लिए लीजिए, अपने परिवार के लिए लीजिए। मैंने अभी बोला ना, अगर आपका एडवाइजर गरीब है तो बड़ा मुश्किल होती है क्लाइंट से पैसा लेने में। मैं जितना पैसा अपने क्लाइंट से लेता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा प्रीमियम मैं पे करता हूँ, मैं उनको दिखा भी देता हूँ। तब उनको लगता है कि ये बात ही यहाँ से शुरू करेगा। ये होता है। अब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट बताऊं आप लोगों को, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पहले एक एक्सपेंस रेशियो होता था, टोटल एक्सपेंस रेशियो। कुछ 1-1.5% की कॉस्ट क्लाइंट के चार्जेस कंपनी अपनी फंड मैनेजमेंट की लेती है। अब उसको चेंज करके BER कर दिया है, बेस एक्सपेंस रेशियो। इस महीने से जो हम लोग कमाते थे वो लगभग हमारा 1/3 कम हो जाएगा। GST और इम्प्लीमेंट हो गया। हर हर एडवाइजर को, हर MFD को GST देना है। कंप्लाइंसेस इतने बढ़ गए हैं कि हमको 3 GST के रिटर्न फाइल करने हैं। लेट होने पे पेनल्टी देनी है। शुरू के 10 दिन हमको इनवॉइसेस कलेक्ट करनी है कंपनी से। अब आप सोचो, जो उतना लिटरेट नहीं है, जिसके पास इतना समय नहीं है, जिसके पास CA को देने की फीस नहीं है, अकाउंटेंट रखने के लिए नहीं है, तो वो कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंट्री करे? तो बहुत सारे दोस्तों को मैंने उसके कुछ शॉर्टकट्स बताए कि कैसे आप लोग काम कर सकते हैं। वो भी आगे जब कभी मौका लगेगा डिस्कस करेंगे। उसमें भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बास्केट सेलिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो आपकी क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग आसान हो जाती है। सिर्फ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो कई बार लोग इग्नोर करने लगते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड के कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। भारत के अंदर आज म्यूचुअल फंड का ओवरऑल AUM 800 बिलियन के आसपास है, लेस देन 1 ट्रिलियन। और आपको मालूम है अमेरिका का 38 बिलियन का AUM है। और वहां पर आज भी 76.7% पैसा थ्रू एडवाइजर लगता है, जबकि हमसे 40 गुना बड़ा मार्केट है। फिर भी वो लोग एडवाइजर से पैसा लगवाते हैं। वो ऑरा वहां के एडवाइजर्स ने क्रिएट किया है। पहले उन्होंने सीखा, उसके बाद ये काम शुरू किया। यहाँ मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, काम शुरू कर दिया और अभी तक नहीं सीखा है। तो पहले सीखिए। अच्छे अच्छे कोर्सेज, बहुत कम वैल्यू में यहाँ ट्रेनिंग होती है, और आपको अच्छी अच्छी बुक्स बताएंगे सर, वो आप सीखो। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि मैंने अगर वहाँ 10,000 रुपये फीस दी ना तो मैंने 10 लाख रुपए कमाया वहां से। एक पिचिंग पॉइंट मैंने वहां से पकड़ लिया, और वो एक पिच पॉइंट मेरे को 10 लाख रुपए दे के गया। ऐसा अक्सर हुआ है मेरे साथ। और जब भी मैंने ट्रेनिंग अपनी कम कर दी है पिछले 1 साल से, मैंने घर शिफ्ट किया, पापा का हेल्थ इशू था, और बहुत सारी चीजें थी, तो मैं ट्रेनिंग में नहीं जा पाया। मेरी इनकम भी उसी रेशियो में डाउन हो गई। मेहनत किया मैंने, लेकिन कुल्हाड़ी पे धार नहीं हो पाई। कुल्हाड़ी पे धार होगी तो पेड़ जल्दी कटेगा। और किसी ने एक बार बोला था कि अगर मुझे 4 घंटे दिए जाए पेड़ काटने के लिए तो 2 घंटे में कुल्हाड़ी पे पहले धार करूंगा।
कल मैं पढ़ रहा था कि जो चाइना के फाइटर्स होते हैं, ये लोग जब भी किसी युद्ध में जाते हैं तो उससे 2 घंटे पहले सिर्फ इन्हें माइंड ब्लैंक करके बिठाया जाता है। इनको ये सोचना पे मजबूर किया जाता है कि मेरे ऊपर हमला कहाँ कहाँ से होगा। हर दिशा में सोचते हैं कि अगर यहाँ से हमला हुआ तो ये करूंगा, यहाँ से हमला हुआ तो ये करूंगा, सामने से हुआ तो क्या करूंगा। क्या हम लोग किसी क्लाइंट पे जाने से पहले ऐसा सोचते हैं? क्या हम लोग कभी सोचते हैं कि अगर मेरे ऊपर क्लाइंट ने ये वाला ऑब्जेक्शन लगाया तो ऐसे हैंडल करूंगा, ये वाला तो ये सीए ने मुझसे बोला ये बोलूंगा, उसके पापा ने मना कर दिया तो क्या बोलूंगा। क्या कभी हम लोगों ने ऐसा कभी कोई प्रैक्टिस किया? और उसके बाद हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम एमडीआरटी कर लेंगे। अरे एमडीआरटी की इनकम क्या है आज की डेट में? मुंबई में कैब चलाने वाला एमडीआरटी से ज्यादा कमाता है। ये मैं आपको जलील नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको आपकी हकीकत बता रहा हूँ कि इस प्रोफेशन में आए और चले गए या मर मर के काम कर रहे हैं। अरे एक बार तो कुछ कर लो, अपने परिवार के लिए कुछ कर लो। आप आज नहीं कर पाए, ये जो दशक आने वाला है अगला, ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रांगली इस काम में लेके आएगा। यकीन मानिए, जो पैसा पिछले 30 सालों में एडवाइजर्स ने कमाया है वो हम 10 साल में कमाएंगे, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनूंगा मैं। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे सेल्स रिएक्ट करते हैं। आपको मालूम है न्यूरॉन्स का काम क्या है बॉडी के अंदर? आप जैसा सोचेंगे, आपकी बॉडी में कुछ भी फिक्स नहीं है, ये सारा कुछ ऊर्जा से बना हुआ है। तो आपके शरीर को वही सब ऊर्जा, हमारा 10 साल के अंदर पूरा शरीर रिप्लेस हो जाता है। जो 10 साल पहले अग्रिम गुप्ता थे आज वो 10 साल बाद नहीं है। कारण, जो भी सेल्स थे वो धीरे धीरे मरते रहते हैं, नए जनरेट होते रहते हैं। जब नए सेल्स आते हैं, पुराने सेल्स उनको डेटा ट्रांसफर करते हैं, पुराने सेल्स उनको बताते हैं। अब हर समय हम यही सोचते रहे कि ये काम कठिन है, ये काम कठिन है, नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे नए सेल्स बन रहे हैं उनको भी पता लगेगा कि ये काम कठिन है, और ये काम बाकायदा कठिन हो जाएगा। मैं हर समय सोचता हूँ इससे आसान कोई काम नहीं है अगर आपने उस पर मास्टरी हासिल कर ली। और आपके नए सेल्स जो आ रहे हैं उनको ये सिग्नल मिलेगा ये आसान काम है। आपको मालूम है जैसे जैसे सेल्स मरते रहते हैं, 60 70 75 के बाद नए सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, और वहीं पर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनकी डेथ हो गई। तो हमको तो नहीं मालूम है हमारी डेथ कब होगी। हो सकता है अगले महीने हो सकता है 10 साल बाद हो सकता है अगले 50 साल जिए। अब लॉन्जेविटी के हिसाब से इंडिया के अंदर मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से डेथ देर में हो रही है, लाइफ बढ़ गई है। तो क्या हमने अपने लिए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की है? क्या आपके पास कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है, या अपना पैसा खुद ही मैनेज करते हो? अमेरिका के अंदर एक रूल है, कोई भी डॉक्टर सेक्शन 37A के हिसाब से अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर का ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ह्यूमन इमोशन आ जाते हैं। आज भी मेरा म्यूचुअल फंड, मेरे एक दोस्त है बड़े एडवाइजर है, वो मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर मैं अपना पैसा खुद मैनेज करूंगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं ह्यूमन इमोशंस में गलत डिसीजन नहीं लूंगा। मैंने अपनी सारी पॉलिसी अगर खुद कर ली तो इस बात की क्या गारंटी है मेरे मरने के बाद मेरा क्लेम मेरी वाइफ ले पाएगी। कितने ऐसे एडवाइजर हैं, इस बारे में कभी सोचा आपने? पहले तो एक ट्रेनिंग आपकी इस पे होनी चाहिए कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है। काम करने हम चले तो आए, लेकिन हमको ये तो मालूम ही नहीं है कि कितना बड़ा काम है ये। तो जब अमेरिका के अंदर 77% लोग एडवाइजर से पैसा मैनेज करा रहे हैं, और हमारा देश अमेरिका से 15 साल पीछे चलता है, आप पुराने आंकड़े उठा के देख लीजिए, तो अगले 15 साल में भारत के अंदर भी इतनी नंबर ऑफ परसेंटेज हम लोगों की जरूरत होगी। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि एडवाइजर्स की नंबर ऑफ परसेंटेज बहुत कम है। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसको ये पता ही नहीं है। अरे मुझको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, 150 करोड़ की आबादी, गवर्नमेंट कह रही है 20 साल में हर आदमी का इंश्योरेंस कंपल्सन होना है, और केवल 22 कंपनियां हैं जिसमें से दो तो बेकार हैं। 20 कंपनियां मिलके अगर इतना बड़ा काम कर रही हैं, और जिसमें से पेनिट्रेशन अभी 7% का है, तो सोचो 130 करोड़, 120 करोड़ की आबादी अनइंश्योर्ड बैठी है, और ऑन रिकॉर्ड जो नहीं है वो कितने सारे हैं। तो इतने बड़े मार्केट में हमको विजन नहीं है, हमको लगता है कि लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। अरे पैसा है। आज आपको मालूम है लंबोर्गिनी की 6 महीने की वेटिंग थी जो बढ़ के 3 साल हो गई है। आपको मालूम है फोर्ड ने जो बड़ी मस्टैंग वगैरह गाड़ियां 2-2 साल की वेटिंग पे बुक कर दी हैं। रेंज रोवर 1 साल से पहले मिलती नहीं है। ये वो गाड़ियां बता रहा हूँ जिनकी कीमत 3-4 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो जब पैसा नहीं है तो वो गाड़ियां लेने वाले लोगों की वेटिंग कैसे है वहां पे? अगर पैसा है तभी तो बिक रही हैं। लेकिन हमारे पास उनको अप्रोच करने का कोई सिस्टम नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं जहां पे पैसा है। हम उस पिरामिड के जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो 1647 रुपए प्रीमियम पे करने में भी जिसकी जान निकलती है, हम लोग वहीं घुसते हैं। हर आदमी को उन्हीं लोगों पे जाना है जिनके पास पैसा नहीं है। तो हमको तो वहां पे जाना है ना जहां पे पैसा है। मेरे साथ ऐसा एक इवेंट हुआ बड़ा अच्छा, एक इंसिडेंट बताता हूँ।
मैं एक क्लाइंट से पॉलिसी की बात कर रहा था, 3 लाख रुपए साल का प्रीमियम, और सब कुछ फाइनल हो गया। मैं चेक साइन कर रहा था, मेरे शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, अब बेचारे नहीं है इस दुनिया में, उनका भी मैंने क्लेम दिलवाया, वो भी इंसिडेंट बहुत अच्छा है, कभी बताऊंगा। मुझसे चेक साइन करते समय पूछा उन्होंने, गुप्ता जी ये चेक क्या हर महीने 10 तारीख को ही निकला करेगा? मैं 2 मिनट के लिए शांत हो गया, आंख बंद कर ली। मैंने कहा हाँ। मैं बात कर रहा था एनुअल प्रीमियम की, उन्होंने चेक साइन किया मंथली प्रीमियम समझ के, और वो 40 लाख 38 लाख रुपए का प्रीमियम, बहुत बड़ा प्रीमियम मेरे एमडीआरटी में काउंट हुआ था। तो ये सारी बातें फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो उसका तरीका अलग है। नए ढंग से काम करिए, एक अच्छे मेंटर को पकड़िए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको स्टेबल करेगी, हमेशा पैसा देगी, आपकी फैमिली को सिक्योर करेगी। एक मिठाई की दुकान वाला मिठाई बेच भी देता है और खा भी लेता है, वैसे ही हमारा काम है कि हम अच्छी चीजें लोगों को सिखा भी सकते हैं और हम अच्छी चीजें लोगों के साथ साथ खुद भी ले सकते हैं। तो इस फील्ड में काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी मिली, मैंने सीखा। वरना आज अग्रिम गुप्ता वहां नहीं होता जहां है। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे रिश्तेदार जो और मेरे साथ पढ़ते थे, वो और प्रोफेशन में है। जितना वो लोग साल में कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं टैक्स भरता हूँ। तो ये इस प्रोफेशन की ताकत है। हर साल मेरी गाड़ी अपने आप चेंज हो जाती है। एक दिन मेरी मम्मी एक गाड़ी से मेरे ड्राइवर के साथ गई थी, वो गाड़ी बंद हो गई रात में। मेरा ईगो इतना हर्ट हुआ कि उनको 1 घंटे गर्मी में बैठना पड़ा। अगले दिन मैंने उनको नई गाड़ी दिलाई थी जाके। नेक्स्ट डे बिना किसी उसके, वो शोरूम वाला भी सोच रहा था कि अचानक से ऐसे कौन आता है, तुरंत पेमेंट करके गाड़ी ले आता है। ये इस प्रोफेशन की ताकत थी। ये मुझको मालूम है कि पैसा तो आने ही वाला है। व्यापारी क्या सोचता है कि पैसे को बचा के रखो, अगले महीने माल भी लेना है। लेकिन हमारा प्रोफेशन इतना अच्छा है जिसमें ना तो कोई प्रोडक्ट एक्सपायर होता है और ना ही कोई हमारे दुकान की इन्वेंट्री है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 1 करोड़ भी कमा लेते हो ना, तो आपको जल्दी नजर नहीं लगती, क्योंकि दिखता नहीं है। ये खासियत है। अच्छी चीजें देखना तो शुरू करो आप। अभी आप 1 करोड़ रुपए अपनी दुकान से कमाने लगो ना, जीएसटी, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल, और आपका सर्विस टैक्स, जो भी उससे रिलेटेड चीजें परेशान करना शुरू कर देंगे आपको। यहाँ कौन कर सकता है किसी में दम जो हम लोगों को परेशान करके देखे? क्यों? हमारा सारा पैसा नंबर 1 में आता है। तो अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजों पे फोकस करिए। एक और अच्छी बात बता देता हूँ चलते चलते। अमेरिका के अंदर 727 इंश्योरेंस कंपनी है। मैं किसी देश में सिर्फ घूमने नहीं जाता हूँ, वहां की रिसर्च भी करके आता हूँ। जापान में गया था, वहां 55 इंश्योरेंस कंपनी है। न्यूजीलैंड में गया, 120 इंश्योरेंस कंपनी है। चाइना के अंदर 65 इंश्योरेंस कंपनी है। और भारत के अंदर केवल 22 इंश्योरेंस कंपनी है। अमेरिका की आबादी 35 करोड़, जापान की आबादी 12 करोड़, न्यूजीलैंड की आबादी 55 लाख, चाइना की आबादी 140 करोड़, भारत की आबादी अप्रॉक्स 150 करोड़। अब आप सोचो, उन देशों में जहां 70-75% का पहले से लोग इंश्योरेंस लिए बैठे हैं, गिने चुने लोगों को इंश्योरेंस देना है, जिन्होंने लिया है उनको टॉप अप करना है। हमारे देश में तो अनइंश्योर्ड लोग कितने घूम रहे हैं। एक बार उनको उसका महत्व तो समझाओ। आप एक बार उनको बताओ क्यों जरूरी है वो उनके लिए। आपके पास कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो उनको इमोशनली सोचने पे मजबूर कर दे। एक और अच्छी बात बताता हूँ। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ सीखा है। मैंने लगातार अपनी लर्निंग पे काम किया। मैंने बीबीए किया था, फिर मैंने एमबीए किया, फिर मेरी पढ़ाई में थोड़ा गैप हो गया, 2 साल का सीए करके छोड़ा मैंने। अभी मैंने रिसेंटली एलएलबी किया जब पीछे, फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, फिर मैंने एलएलएम किया। और आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, एलएलएम में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। और अभी रिसेंटली उसके 4 एग्जाम बस सबमिट होने हैं। एक मेरी थीसिस सबमिट हुई वहां पर, और उसमें उन्होंने मुझसे कहा एक ऐसा सब्जेक्ट लिखिए जिसपे आप 1 घंटा बोल पाए। मैंने कहा मैं आपको एक ऐसा टॉपिक दूंगा जो दुनिया में आज तक किसी ने थीसिस नहीं लिखी होगी। मैं बात करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की, सॉरी फॉर दुनिया। और उस डिसर्टेशन के ऊपर आप मुझसे 4 घंटे बुलवाई। तो ये उसकी बुक है। और ये जो है करीब 250 पेज की बुक, ये इतनी पसंद आई वहां पर प्रोफेसर्स को, सबको, कि ये अब पब्लिश होने वाली है। और इसका नाम पता है क्या है? मिस सेलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये ऐसा कंसेप्ट था, ये ऐसा टॉपिक था जो आज तक किसी स्टूडेंट ने, मास्टर्स ने लॉ में चूज ही नहीं किया। तो ये इस प्रोफेशन की ताकत है। मुकेश जोशी सर का आभार है कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी सिखाई थी, वो भी मैंने उसमें मेंशन किया, नाम है डेडिकेशन में उनका भी। तो आपको चौमुखी विकास जो होता है ना, वो इस प्रोफेशन में मिलता है।
आपको पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, नए नए ऑब्जेक्शन हैंडल करने को मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है। बड़े से बड़ा व्यापारी आप देख लीजिए, उस पे पैसा है लेकिन समय नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिच। और जिसके पास पैसा भी है और जिसपे समय भी है उसको हम बोलते हैं वेल्दी। तो हम आते हैं वेल्दी की कैटेगरी में, तो हम वेल्दी हैं और हम लोगों को वेल्दी बनाने का काम करते हैं। ये प्रोफेशन इतना मजबूत है। तो मैं वही बोल रहा था, एक बार बाहर निकल के खेलो तो आप बैटिंग करने की ताकत तो लाओ। हम जैसे लोग खड़े हैं आपके साथ, आपको कहीं पे भी जरूरत हो, मैं हूं, मुकेश सर हैं, हिरेन भाई हैं, गजब गजब लीडर है, हनुमान जी हैं। आपको कौन रोकेगा? अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेनिंग, एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा मेंटर है तो। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी काम माइंड बॉडी सोल के कॉम्बिनेशन के बिना हो ही नहीं सकता, ये भी सर ने सिखाया था। माइंड को चाहिए लगातार लर्निंग, इस काम में मिलती है। बॉडी को चाहिए लगातार फीडिंग, इस काम में हमको खाने को मिलता है, हमारे फैमिली को हम लोग फीड कर पाते हैं, ये होता है बॉडी की नीड। और सोल की नीड होती है रिस्पेक्ट। तो ये काम में मेरे को जो रिस्पेक्ट मिलती है, आज मेरे पास हवलदार से लेकर डीजीपी तक मेरे क्लाइंट हैं पुलिस में, ये मेरे प्रोफेशन की ताकत है। वरना मैं बड़े से बड़ा व्यापारी होता, कोई आईजी, डीआईजी, एसएसपी, कमिश्नर, डीजीपी क्यों बिठाएगा मेरे को अपने पास? लेकिन आज मैं उनके चैम्बर में 2-2 घंटे बैठ के आता हूँ। आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर, एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो मेरे अभी रिटायर हुए, वो मेरे क्लाइंट। सोचिए उस लेवल पे हम लोगों को इंटरेक्शन का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है मेरे दोस्त जिसमें आपको ये सारी खासियत मिले? एक और चीज लास्ट में, मैं एक मूवी देख रहा था, जीने की राह, जितेंद्र वाली, सर ने भी एक बार जिक्र किया था। उसमें एक डायलॉग था कि भाई ऐसा बनो कि बहन को लगे इससे अच्छा भाई हो ही नहीं सकता। बेटा ऐसा बनो कि माता पिता को लगे इससे अच्छा बेटा हो ही नहीं सकता। पति ऐसा बनो कि पत्नी को लगे इससे अच्छा पति हो नहीं सकता। एक लाइन में और ऐड करता हूं, एडवाइजर ऐसा बनो कि क्लाइंट को लगे इससे अच्छा एडवाइजर हो ही नहीं सकता। और ये मेरा आज का कंक्लूजन था। मैंने आपसे 52 मिनट मांगे थे, स्क्रिप्टेड 52 मिनट मेरे पूरे हुए। थैंक यू। अग्रिम भैया, धुआंधार बातें और जबरदस्त बातें, हिला के रख दिया। और अग्रिम भैया अपने है मेन प्लेटफॉर्म स्पीकर है, बिल्कुल मिस मत करो उनको रूबरू मिलने का, उनको रूबरू सुनने का। क्या है, एक अलग ही एक नजारा होता है। मुंबई आना पड़ेगा आपको, आ रहा है मुंबई के अंदर में। आज मैंने एक्चुअली सोचा था अग्रिम भैया कि वहां पर जो स्पीकर आ रहे हैं ना, उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में अभी मुझे नहीं लाना है। लेकिन आपकी भी रिक्वेस्ट आई तो मुझे चलो लगा कि एक डेमो तो हो जाए, मतलब किस प्रकार के लोग वहां पर आने वाले हैं, उसका एक डेमो के स्वरूप में अग्रिम गुप्ता जी को रखा है। वरना उसमें जितने भी स्पीकर है उसमें से कोई भी स्पीकर अपनी इस पैनल के ऊपर में अभी तक नहीं लाया मैं। सो चलो, एक पता तो चलना चाहिए ना कि किस लेवल की, किस हाइट की बातें वहां पर चलेगी, कौन से लेवल पे चलेगी। नो डाउट अभी जितने भी स्पीकर आए वो सब भी उसी लायक रहे हैं, और वो भी कभी ना कभी मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर में एज अ स्पीकर रहे, इसके लिए शायद इस साल मैंने उनको ना रखा हो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे नरेंद्र भाई है, हमारे सामू सरकार है, और भी जितने भी लोग हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं, आज अग्रिम भैया जो है, जो बातें उनके पास, जो स्टडी है, जो उनके उनका जो लेवल है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, आज एक बरेली जैसे शहर के अंदर में रह के इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा ताकत। और ये चीज जो है ना, हमें सबको सीखनी है। हमें ये चीज समझनी है कि हम कौन से प्रांत से रह रहे हैं, हम कौन से, कल मैंने, मेरा बेसिक कोर्स मथुरा में कंप्लीट हुआ, मैंने उनको कहा कि जब कोई सैनिक लड़ता है ना, तो वहां पे वो कौन सी जाति का है, कौन से प्रांत का है, वो वो उसका क्या लेवल है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत सुंदर बात अग्रिम भैया ने जो स्टार्टिंग में बताई थी, जो मुझे अच्छी लगी, कि एक सैनिक जितना मैदान में पसीना बहाता है, उतना उसको अपना खून कम बहाना पड़ेगा जंग के अंदर में।
तो उसी तरह से आप कितनी मेहनत कर रहे हो, पार्टी को क्या बोलना, क्या कितना बोलना, कहाँ बोलना, कौन सी पार्टी को क्या समझाना, सब कुछ लेवल अलग है। आपके मिडिल क्लास के सामने जाके बैठना है, कुछ अलग बात करनी पड़ेगी। आपको अपर मिडिल क्लास के साथ अलग बात करनी पड़ेगी, रिच के साथ अलग बात करनी पड़ेगी, सुपर रिच लोग हैं उनके साथ अलग अलग बात करनी पड़ेगी। एनसाइक्लोपीडिया है। और ऑनलाइन बेसिक कोर्स 8, 9 और 10 तारीख को हो रहा है, बिल्कुल मिस मत करना। जिन्होंने भी नहीं किया है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चीजें मिस कर रहे हो। यहाँ पर लोग पूछते रहते हैं, प्रोस्पेक्ट के लिए बताओ, क्लोजिंग के लिए बताओ, इसके लिए बताओ, उसके लिए बताओ। अरे भाई आओ ना 3 दिन, सब बताऊंगा। यहाँ 1 घंटे में एक आदमी से क्या क्या उम्मीदें करोगे आप? हाँ, ये बताओ वो बताओ, अरे जो बोल रहे उसको सुनो ना यार प्यार से। जो लोग, कुछ लोग सुन रहे थे, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, अरे भाइयों शांत हो जाओ, सुनो इनको, ये कहना, वो कितनी इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। और यहाँ पर लगे हुए प्रोस्पेक्ट के लिए बताओ, HNI की बात बताओ, इसको क्या बोलते हो उसका, अरे आएगा ना भाई सब। थोड़ा तो धैर्य रखो, यही प्रॉब्लम है। धैर्य नहीं है हमारे पास में, पेशेंस नहीं, बिल्कुल नहीं है। राह नहीं देखेंगे बस। हर एक की अहमियत होती है, हर व्यक्ति की अहमियत होती है, और उसको रिस्पेक्ट करो। जब उसको सुन रहे हो तो उसको रिस्पेक्ट करो यहाँ पर। यस अग्रिम भैया, एक लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 3 मिनट हमारे पास है, 2 मिनट सर। हमारे पास में। एक लास्ट जी बात मैं कहना चाहूंगा, नो डाउट आपकी बातों में बहुत कुछ आ गया, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर आपकी दृष्टि से, ऑलरेडी आपने कुछ पॉइंट बताए भी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर आपकी दृष्टि से आपको क्या नजर आ रहा है, एक सर, एडवाइस के लिए? मैंने बोला अगला डिकेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यस, ये बात हमको राइट। आज समझ में नहीं आई तो तब समझ में आएगी जब हम जैसे एडवाइजर बहुत सारे क्लाइंट्स के लोगों के क्लाइंट्स को ले आएंगे। तो अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे ना तो हम पहुंच जाएंगे। मैं नहीं पहुंचूंगा, मेरे साथ जो लोग 28-30 एडवाइजर जो काम करते हैं, जो मेरी हेल्प लेते हैं, वो पहुंच जाएंगे। तो यस, अगर आपने टाइमली काम नहीं शुरू किया तो ऐसा कहा जाता है कि कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जो जीतने वाले छोड़ देते हैं, कोशिश ना करने वाले को तो वो भी नहीं मिलता। तो राइट। अगर सही टाइम पर ऊपर वाला और इससे ज्यादा कैसे झिझोड़ेगा आपको। मैंने हर बात बोल दी, प्यार से भी समझाया आपको, इमोशनली जो मैंने फील किया वो भी बोला। एक भी शब्द मेरा ऐसा नहीं था जो मैंने आज दिल से ना बोला हो। और मैं हमेशा वही बोलता हूँ जो मैं फील करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक मेरे को आपके साथ बैठ के प्लानिंग करनी है ना, मेरे को इस साल के लास्ट तक एक गाड़ी लेनी है करीब 2 करोड़ की। अब वो प्लान कैसे करना है तो एक बार हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। वाह, बढ़िया। ग्रेट ग्रेट अग्रिम भैया। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और अग्रिम भैया बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। और अग्रिम भैया ने ऑलरेडी मुझे एक प्रपोजल दिया है, बोले मुकेश भाई, जहां मेरी जरूरत लगे, जहां आपको लगे, वहां पर एज अ ट्रेनर करके भी मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। सो स्वागत है अग्रिम भैया, डेफिनेटली उसके ऊपर भी वर्क करेंगे, पक्का वर्क करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और यस, जो जो वक्ता को आप सुनना चूक गए हैं, आज भी बहुत सारे जो लेट आए, अगर आपको इनको फिर से सुनना है, तो BDI थिंक टैंक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मारिए। उसके अंदर में कोर्सेस नाम का जो कॉलम है उसमें जाइए, वेल बिगन हाफ डन का पोस्टर नजर आएगा, वहां से आप क्लिक कीजिए, तो आप सारे हमारे पास्ट वीडियोस जो है आप देख सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद अग्रिम भैया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर थैंक यू सो वैल्यूएबल मच। टाइम। Thank you so much. And valuable thoughts. The most important thing is valuable thoughts. Thank you. Thank you so much.